सो गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। यहां पर बात हो रही है अय्या वैकुंडा स्वामी कल के बारे में। अय्या वैकुंडा स्वामी कल के बारे में, तो इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अय्या वैकुंडा स्वामी कल तो 1809 से 1851 के पीरियड में ये थे। 19वीं शताब्दी के महान विचारक और समाज सुधारक थे ये, ग्रेट थिंकर और सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के ये। और 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में जब शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी की, तो उसके शुरुआती दशकों में, अर्ली डिकेड्स में त्रावणकोर रियासत में निवास करते थे। त्रावणकोर किंगडम जो है वहां पर ये रहा करते थे। और उन्होंने वर्ष 1836 में भारत के शुरुआती सामाजिक सुधार आंदोलन समथवा समाज इसकी स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा कि समथवा समाज की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपको अय्या वैकुंडा स्वामी कल नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये पहले ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने मिरर्स इंस्टॉल किया था साउथ इंडिया में पूजा करने के लिए, पूजा करने हेतु दर्पण स्थापित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। साउथ इंडिया में दर्पण स्थापित किया था इन्होंने पूजा करने के पर्पस के लिए। और वह अय्यावज़ी नामक आध्यात्मिक विचारों के एक नए मार्ग के प्रतिपादक थे। तो ये बेसिकली इनके द्वारा एक नया पाथ जो है वो शुरू किया गया था स्पिरिचुअल थॉट्स का, जिसको अय्यावज़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल डेटा है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक कुटुंब, एक दुनिया, एक भगवान, इसका नारा दिया था। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन क्लैन, वन वर्ल्ड, वन गॉड का। उन्होंने मेल मुंडू समाराम नामक एक आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, राइट। तो इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, मेल मुंडू समाराम। तो ये सब फैक्ट्स हैं जो कि अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। क्योंकि ऐसी जो चीजें होती हैं ये काफी कम हमें न्यूज में देखने को मिलती है, और जब भी देखने को मिलती है उसको बहुत ध्यान से आप लोग को नोट डाउन करके चलना है। तो अय्या वैकुंठ स्वामी काल हिस्ट्री से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब पेपर वन से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक था आज, अब हम लोग पेपर टू के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, पौराणिक काल में एक नदी हम लोग को देखने को मिलती है, पौराणिक काल में, राइट, सरस्वती नदी। आपको पता होगा आज की डेट में ये नदी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट माइथोलॉजिकल स्टोरीज में इस नदी के बारे में मेंशन है, राइट। तो इसी पर ही हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों में पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन हेतु योजना बनाने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। एक मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है एक एडवाइजरी कमेटी को सेंटर के द्वारा। ये कमेटी का काम क्या होगा, ये स्टडी करेगी माइथिकल सरस्वती नदी के बारे में, राइट। माइथोलॉजिकल जो ये नदी है, माइथोलॉजिकल काफी सारे बुक्स वगैरह हैं जिसमें इस नदी का वर्णन किया हुआ है। तो अगले 2 सालों में स्टडी करने के लिए, इस नदी की स्टडी करने के लिए कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। इससे पहले गठित समिति का कार्यकाल वर्ष 2019 में समाप्त हो गया था। तो ये कमेटी जो थी, जो काम कर रही थी सरस्वती नदी के ऊपर स्टडी कर रही थी, तो उसका जो कार्यकाल जो था, उसका जो टर्म था वो 2019 में एंड हो गया था। और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने पहली बार कमेटी को सेटअप किया था दिसंबर 28, 2017 में 2 सालों के पीरियड के लिए। और अब 2019 में ये कमेटी जो है वो उसका टर्म खत्म हो गया था, तो उसके बाद फिर दोबारा से इसको शुरू किया गया, दोबारा से सरस्वती नदी की स्टडी जो है वो की जा रही है, राइट। और कंपोजिशन क्या है इस कमेटी का, तो ये कमेटी के चेयरपर्सन जो है वो कल्चर मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे ऑफिशियल्स इस कमेटी के अंदर हैं, कल्चर, टूरिज्म, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के। और रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के भी देखने को मिलते हैं। और ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के भी हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल भी इस कमेटी के मेंबर के तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक बातें। थोड़ी सी चीजें जानेंगे हम लोग सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले तो ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो बताया जाता है कि ये नदी जो है वो ओरिजिनेट हुई है कपाल तीर्थ से, हिमालय में। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का ओरिजिनेशन हिमालय में कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित कपाल तीर्थ से हुआ है। कपाल तीर्थ आपको ध्यान में रखना है, कैलाश पर्वत के वेस्ट में है ये कपाल तीर्थ। और यह अपने ओरिजिन स्थल यानी कि जहां से ये ओरिजिनेट हुई है
वहां से दक्षिण में मानसर ओवर तक बहती है। तो साउथवर्ड की तरफ ये मूव करती है मानसर ओवर तक, और उसके बाद वेस्ट की तरफ जो है ये मुड़ जाती है, पश्चिम की ओर मुड़कर प्रवाहित होती है। राइट, तो यह चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये नदी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर गुजरात, नॉर्थ गुजरात से होकर बहती है। हम लोग को देखने को मिलता है इस नदी का फ्लो जो है वो 3 स्टेट्स में है, तो ये 3 स्टेट ध्यान में रखना, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। राइट, और इसके अलावा कच्छ के रण से होकर पश्चिमी सागर से मिलने से पहले पाकिस्तान से भी होकर गुजरती है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये नदी पाकिस्तान से भी होकर गुजरती है। जब ये रन ऑफ कच्छ में समुद्र से मिलती है तो उससे पहले पाकिस्तान से होकर ये रन ऑफ कच्छ आकर मिलती है समुद्र से। और सरस्वती नदी की कुल लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर मानी जाती है। 4000 किलोमीटर की ये नदी थी सरस्वती नदी। और गाइस ये रिवर की 2 ब्रांचेस बताई जाती हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्रांच। और हिमालयन बॉन्ड सतलुज जो है, जो सतलुज नदी जो हमें देखने को मिलती है, तो बताया जाता है कि जो सतलुज नदी है, जो वर्तमान की घाघर पटियाली वाली धाराएं जो इसकी हमें देखने को मिलती हैं, तो उसके माध्यम से होकर ये पहले अतीत में बहती थी। राइट, और इसको प्राचीन सरस्वती नदी की पश्चिम शाखा माना जाता है। राइट, तो घाघर पटियाली वाली रेवुलेट जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो धाराएं जो हम लोग को सतलुज नदी की देखने को मिलती हैं राइट प्रेजेंट डे में, तो उसको वेस्टर्न ब्रांच सरस्वती नदी का माना जाता था। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पटियाला की तरफ, तो पटियाला के साउथ की तरफ जाएंगे 25 किलोमीटर, तो वहां पर एक जगह हम लोग को देखने को मिलती है शुतराणा। तो यहां पर इन शाखाओं का संगम हुआ है, ऐसा बताया जाता है। राइट, और फिर एकाएक यह रेगिस्तान कच्छ के रण को पार करती हुई पश्चिमी समुद्र की खाड़ी में मिल जाती है। फिर पटियाला के बाद फिर ये 25 किलोमीटर दूर आकर फिर वो रन ऑफ कच्छ में जाती है और जाकर वेस्टर्न सी से मिल जाती है। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। इसके हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करें तो सरस्वती नदी वन ऑफ द मेन ऋग्वेदिक रिवर हम लोग को देखने को मिलती है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, राइट, मेंशन्ड है ऋग्वेद में इसके बारे में, और लेटर विद ऋग्वेद में और पोस्ट ऋग्वेद जो टेक्स्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, वैदिक ग्रंथ जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उसमें इसका उल्लेख है। और गाइस ऋग्वेद की जो बुक नंबर 6 है, ऋग्वेद की जो छठी बुक जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें नादी स्तुति सूक्त इस नाम से एक स्त्रोत हम लोग को देखने को मिलता है, जो दिया गया है, जिसमें सरस्वती नदी की पूर्णकालिक मां, परफेक्ट मदर, अद्वितीय नदी और सर्वोच्च देवी, परफेक्ट मदर, अनसरपास्ड रिवर, सुप्रीम गॉडेस, इसके रूप में स्तुति की गई है। यानी कि इसके रूप में इसके बारे में जो हिम वगैरह जो है, स्त्रोत वगैरह जो है, वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, और 6000 ईसा पूर्व 6000 से लेकर 4000 बीसी के पीरियड में, राइट, यानी कि 2000 वर्षों तक सरस्वती एक महान नदी के रूप में बहती थी, ऐसा बताया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। गाइज मैं चाह रहा हूं कि अपन थोड़ा सा और जो है वो सरस्वती नदी के बारे में जाने, राइट, क्योंकि इतनी सी डिटेल में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और डिटेल में आपको इस नदी के बारे में बताऊं, क्योंकि इस नदी से रिलेटेड टॉपिक न्यूज में है और आज की डेट में सिविल सर्विसेज के अंदर ये ट्रेंड हो गया है कि वो थोड़ा सा डिटेल में चीजें पूछ रहे हैं। और इस प्रकार की चीजें जब न्यूज में आती है, सरस्वती नदी और इस प्रकार की, तो वो थोड़ा सा और मतलब इच्छुक हो जाती है सिविल सर्विसेज कि आपको उसके बारे में जानकारी है कि नहीं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या है विलुप्त हो गई सरस्वती नदी का सच। तो माना जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी कि 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। राइट, कुछ लोग का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है और यह केवल एक मिथ की धारणा है, यानी कि मैथिकल धारणा ये हमें देखने को मिलती है। आखिर इस रहस्यमयी नदी का क्या सच है, क्या सच्चाई है, इसको हम लोग समझेंगे। तो यह शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। और क्या सचमुच सरस्वती नदी कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना से मिली? अगर नहीं तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है, यानी कि त्रिवेणी जो है उसको संगम क्यों कहते हैं? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था ऋग्वेद में, जिसके बारे में अभी हमने समझा, और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है।
महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख है। पॉइंट टू बी नोटेड, महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमजना का नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? जहां से ये नदी जो है वो विलुप्त हुई है तो वो है विनाशना या फिर उपमजना का नाम दिया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी का प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि नाम है। यानी कि महाभारत में सरस्वती के ये नाम है जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। और कहा जाता है कि इस नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है, रिजर्वायर हम लोग को वहां पर देखने को मिलता है। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका के मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रभाव था कि इससे यात्रियों को भी ले जाया जा सकता था, यात्राएं भी की जा सकती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तो सतलुज के पश्चिम में ये नदी बहती है, पटियाला तक आती है, हमने बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले। तो ये वाली चीज भी वहां पर बताई जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिक में हुई बदलाव के चलते, यानी कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस आए हैं धरती के, तो उसके चलते सरस्वती भूमिगत हो गई, भूमि के नीचे चली गई। और यह बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा से काफी करीब है। और प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने सरस्वती नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारण पर गहन अध्ययन किया है। और वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लास्ट रिवर, यानी कि इनकी जो रिसर्च थी द लास्ट रिवर नाम की, इसमें डेनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्गर नदी का पता चला था। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलज के बीच रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही है। और इसके अलावा नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन भी हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती थी। राजस्थान के एक अधिकारी NN गोडबोले ने इस नदी के क्षेत्र में विविध कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया था कि सभी के जल में रसायन एक जैसा ही है, जबकि इस नदी के क्षेत्र के कुओं से कुछ फलरंग दूर स्थित कुओं के जलों का रासायनिक विश्लेषण दूसरे प्रकार का निकला। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस परिणाम मिले हैं। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग भी ये पता लगा है कि सरस्वती नदी सिर्फ एक मैथोलॉजिकल रिवर नहीं थी बल्कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृष्टद्युति नदी, ये भी एक नदी है जो सरस्वती नदी के रूट पर हमें देखने को मिलती है। इसके बहाव की दिशा बदल गई। इस दृष्टद्युति को ही आज यमुना कहा जाता है। तो ये यमुना नदी है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया, इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रभावित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना जाता है। तो ये वजह है जिसके कारण से 3 नदियों का संगम हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए। स्पेशली थोड़ा सा ये ध्यान में रखना कि कहां कहां पर ऋग्वेद में, जैसे बुक नंबर 6 की हमने बात करी, महाभारत की बात करी कि महाभारत में भी इसका वर्णन है,
तो ये सब चीजें थोड़ी सी आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब चीजें प्रीलिम्स में आ सकती हैं और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोग को एक अच्छा आर्टिकल बता दिया जिससे कि आपको एक आइडिया रहे अच्छा खासा। ठीक है, क्लियर है बातें। अब गाइस बात करेंगे इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल के बारे में। बताया जा रहा है कि आईएमसी ने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट केंद्र को सबमिट करी है, केंद्र सरकार को सौंपी है। इसकी रिपोर्ट में इन्होंने क्या सिफारिशें की है, रिकमेंडेशन दिए हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन, मानहानि जो होती है, डिफेमेशन जो होता है, उसको गैर अपराध घोषित किया जाए, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। किसी मीडिया या प्रकाशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले, यानी कि अगर एफआईआर दर्ज करनी है किसी मीडिया या पब्लिकेशन के अगेंस्ट, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति पहले से आवश्यक बनाई जानी चाहिए। तो पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कंसेंट जो है वो लिया जाएगा, सहमति ली जाएगी, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी मीडिया या किसी पब्लिकेशन के अगेंस्ट, राइट। और इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल क्या है इसके बारे में जाने तो ये सेटअप की गई थी सन 2020 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका टास्क क्या होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, उसमें भारत की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग में सुधार करना, इंप्रूव करना इंडिया की रैंकिंग में, और मीडिया की स्वतंत्रता को मापने हेतु एक वस्तुनिष्ठ मापदंड विकसित करना कि इंडिया की फ्रीडम जो है वो किस प्रकार की है, इसको मेजर करने के लिए कुछ वेरियस यार्डस्टिक जो है वो लेकर आना, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। अच्छा देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट आज की डेट में इसलिए भी है, इस कमिटी के रिकमेंडेशन को मानना, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि डेमोक्रेसी के मामले में इंडिया का स्टेटस गिरा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था, इसमें हमने काफी सारी रिपोर्ट ये भी देखी अभी रिसेंट पास्ट में भी, और लगातार काफी सारे आर्टिकल्स ये भी देखे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जर्नलिस्ट के ऊपर या प्रेस के ऊपर शिकंजा कसा जाता है सरकार के द्वारा। सरकार जैसा चाहती है कि सरकार को जिस प्रकार की न्यूज सुननी होती है या सुनवानी होती है पब्लिक को, तो प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। मीडिया बिक भी जाती है, ऐसे भी केसेस होते हैं, और जो मीडिया बिकती नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई करवा दी जाती है। काफी सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, राइट। तो ऐसी स्थिति हमारी कंट्री में हमें देखने को मिल रही है, और इसके कारण से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी कंट्री की रैंक गिरी है, डेमोक्रेसी के मामले में कंट्री की रैंक गिरी है। तो इन सब चीजों में सुधार लेकर आना, और इसलिए भी आज की डेट में जरूरत है कि इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल की जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन जो है, उसको माना जाए। और ये जो ग्रुप है आईएमसी का, इसने बताया है कि स्टेट्स के लिए ये मैकेनिज्म जो है वो लेकर आती है, राइट, वेरियस मैकेनिज्म, जिससे कि प्रेस फ्रीडम में हमारी रैंकिंग जो है वो बढ़ सके, राइट, ऊपर जा सके। और आईएमसी में कौन से मेंबर होते हैं, तो डायरेक्टर जनरल होते हैं इसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, ऑफिशियल्स होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के, और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा प्रेस फैसिलिटेशन यूनिट्स के मेंबर होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के और नीति आयोग के। तो ये सब इसके मेंबर्स के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर। तो पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, तो पेरिस में है ये, राइट। और या फिर इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जाना जाता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, कार्य करता है कि पूरे दुनिया भर में जर्नलिस्ट के ऊपर किस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग हाई है वो 180 कंट्री में 142 रैंकिंग है हमारी कंट्री की, जो कि काफी खराब है, राइट। और इसने अपनी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट 22 अप्रैल 2020 को पब्लिश करी थी। तो हमारी रैंकिंग काफी खराब है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो हमारी रैंकिंग को जो है वो हमें इंप्रूव करना है। और पैरामीटर्स जिसको ध्यान में रखकर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, रैंकिंग तैयार की जाती है, इसमें प्लूरलिज्म है, मीडिया इंडिपेंडेंस है, एनवायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप है, लीगल फ्रेमवर्क है, ट्रांसपेरेंसी, और भी काफी सारे पैरामीटर्स इसमें शामिल हम लोग को देखने को मिलते हैं रैंकिंग वगैरह को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका आप लोग को एक आइडिया, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो बताया जा रहा है कि एआईसीटीई का कहना है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये कंपलसरी नहीं होनी चाहिए इंजीनियरिंग एडमिशंस में। आप जानते हैं गाइस कि किसी को इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को चूज करना है तो पीसीएम बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंडेटरी होता है, ऑलमोस्ट सभी में ही होता है एक तरह से, राइट। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होता है
तो और अगर क्योंकि देखो हर किसी की फैमिली जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड, हर किसी की फैमिली में ये जरूरी नहीं है कि सभी की फैमिली का अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट जो है वो मतलब ऐसे ही सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि आगे चल के उनको क्या करियर चूज करना है, राइट। तो कॉमर्स सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद जब 12th में जाकर पता लगता है कि अरे यार इंजीनियरिंग अगर करनी है तो उसके लिए पीसीएम जरूरी है, तो स्टूडेंट की बैंड बज गई गलत सब्जेक्ट को चूज करके। तो वो सामने वाले स्टूडेंट के लिए तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि जैसा जो हम लोग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, जिसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी को इनकरेज किया गया है कि सब्जेक्ट्स को चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। एक स्टूडेंट अगर दूसरे बैकग्राउंड का है, राइट, यानी कि दूसरे जैसे कि मान के चलते कॉमर्स का है, तो वो भी इंजीनियरिंग कर सके, उसके लिए भी इंजीनियरिंग के दरवाजे खुल जाए। तो इसी विजन पर, इसी चीज पर, इसी लाइन पर हमें देखने को मिला AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि एक टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटर है। इसने कहा कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन पीसीएम बैकग्राउंड के हैं उनको भी मौका दिया जाए, उनके लिए भी वेरियस व्यवस्था की जाए जिससे कि वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में दाखिला ले सके। और पीसीएम जो है वो मैंडेटरी होता है काफी सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के लिए भी, इवन बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो ऐसे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके लिए बताया जा रहा है कि पीसीएम एक ऑप्शनल जो है वो होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर ये वाली बात बताई जा रही है। और लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि अगर किसी स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है इंजीनियरिंग कॉलेज में तो 14 सब्जेक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए। उन 14 सब्जेक्ट में से किसी भी 3 सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट ने 45% से ज्यादा स्कोर कर लिया तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इवन यूनिवर्सिटीज को भी सुटेबल ब्रिज कोर्सेज जो है वो लाने चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एटसेट्रा, उन स्टूडेंट्स के लिए जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनको डिजायर्ड लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव करना है, राइट। तो ये चीज बताई जा रही है कि जिन स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग करनी है तो उनके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की जाए, कुछ ब्रिजेस वगैरह की जाए जो नॉन पीसीएम बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और देखो आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से देखकर जाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 2020 में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कहां पर आपको ये मिलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये टॉपिक, तो बहुत ध्यान से सुनो। 1 अगस्त 2020 के लेक्चर पे आप जाओ, आपको सिंपली यूट्यूब का जो सर्च कॉलम होता है वहां पर लिखना है 1 अगस्त 2020, उसके आगे आप लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष, KAML एक कैसे, जो स्पेलिंग गलत मत लिखना, या फिर करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा लिख देना, या फिर अपना जो यूट्यूब का चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, इसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाओ। प्लेलिस्ट में बकायदा आपको अगस्त मंथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस अगस्त मंथ की प्लेलिस्ट में आपको 1 अगस्त के लेक्चर में जाना है, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको इंडेक्स मिल जाएगा, वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा रहेगा, उसके आगे टाइम लिखा रहेगा, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेना। इसके अलावा 3 अगस्त को एक अपडेट भी दिया है मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो ये भी आप देख लेना। तो 2 वीडियोस आप देख लो, 1 अगस्त और 3 अगस्त का, आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड हाईली रिकमेंडेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखकर ही जाना अगर आपने नहीं देखा है तो। और जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कवर कर लिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो अपनी अगस्त वाली मैगजीन उठाओ और उसको आज ही रिवाइज कर डालो। तो ये आपके टास्क हैं जिसको आपको कवर करना है, ठीक है। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र की यहां पर बात हो रही है, कहीं ना कहीं जो है वो ये चीज तो समझ में आ रही है, निवेशक मित्र की बात हो रही है। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र मतलब कि ऐसा मित्र जो कि हेल्प करेगा कि कहां पर किस एरिया पर इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके, आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, जो मिशन है वो अचीव किए जा सके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये लॉन्च की जानी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। ये पोर्टल है जो कि डेवलप किया जा रहा है हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटेशन के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, फैसिलिटेशन ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस पोर्टल की मदद से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मदद मिलेगी कि वो कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। और ये इंफॉर्मेशन देगा अबाउट अप्रूवल, लाइसेंसेस, क्लियरेंस जिसकी बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इट विल ऑल्सो हेल्प इन्वेस्टर्स कनेक्ट टू वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म लाइक सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट डिपार्टमेंट। तो इस पोर्टल में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मदद मिलेगी कि वो डायरेक्टली जो है वो
मिनिस्ट्रीज के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं तो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। और प्रोजेक्ट जो होगा इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी के अंडर ये सेटअप किया गया था 2009 में एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर के तौर पर DPIIT के अंडर। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो याद रखना कि ये एक इस प्रकार का पोर्टल है जो कि आने वाला है, जिस पोर्टल में हमें देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टर जो है उनको इन्वेस्टमेंट करने की वेरियस अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इवन हैंड होल्डिंग तरीके से, यानी कि उनको हर एक स्टेज पे सहायता दी जाएगी कि कहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रिटर्न जो है वो उनको मिल सकता है। अब इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात हो रही है, तो इंडिया का अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो पूरे दुनिया भर में चौथे नंबर पर हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमने रशिया को क्रॉस कर दिया और हम पूरे दुनिया भर के 4th लार्जेस्ट हो गए हैं फॉरेन रिजर्व के मामले में। तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ तुरंत कि फॉरेन रिजर्व क्या होता है। और मैंने इसकी डेफिनेशन आपसे मांगी है, राइट, डेफिनेशन जो कि इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगी। तो आप, मुझे पता है कि सभी लोग फॉरेन रिजर्व क्या होता है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को, बट मुझे चाहिए प्रॉपर डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स के अंदर है, क्योंकि मेंस के अंदर आप को अगर इस प्रकार की डेफिनेशन वगैरह अगर याद रख पाए, जैसे बचपन में रटी होंगी आपने, स्कूल में डेफिनेशन वगैरह रटी नहीं होंगी, काफी सारी रट कर मम्मी को सुनाते थे, पापा को सुनाते थे डेफिनेशन, वैसे ही अभी भी डेफिनेशन रट डालो, क्योंकि जब आप मेंस पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हो ना तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं वो काफी ज्यादा आपसे इंप्रेस हो जाते हैं कि आप काफी पढ़े लिखे हो, राइट। वैसे तो हुई नो डाउट, बट कुछ कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं, राइट, जैसे कि आंसर नहीं आ रहा तो डेफिनेशन लिख लिख कर उस आंसर को खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेस डालता हूं कि थोड़ा डेफिनेशन रटा करो। तो हमने रशिया को सरपास कर दिया है, क्रॉस कर दिया, और हम विश्व के चौथे सबसे बड़े देश बन गए हैं फॉरेन रिजर्व के मामले में, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। इंडिया का रिजर्व जो है गाइस वो इतना है कि 18 महीने का इंपोर्ट हम रफली कवर कर सकते हैं, यानी कि 18 महीने तक अगर हम लोग इंपोर्ट कराते रहेंगे तो हम लोग उसका पैसा जो है वो डॉलर्स में दे सकते हैं। और ये हुआ है करेंट अकाउंट सरप्लस से। हमारे पास काफी सारे लोकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हम लोग को बाहर से देखने को मिले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग को देखने को मिले, बाहर से फॉरेन करेंसी आई हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए। और इंडिया की गाइस फॉरेन करेंसी होल्डिंग जो है, हमारी विदेशी मुद्रा होल्डिंग जो है, उसमें हमें यह चीज देखने को मिली कि 5 मार्च को 4.3 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 580.3 अरब डॉलर पर पहुंच गई। और चाइना जो है गाइस इसका सबसे बड़ा रिजर्व है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज का। और उसके बाद फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, फिर हम लोग आ गए हैं इंडिया चौथे नंबर पर, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, इसकी एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। एक फ्रेमवर्क अब हमें देखने को मिल रहा है वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग और मॉनिटरिंग पर। हम लोग को एक फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये फ्रेमवर्क, जो कि पानी की जो क्वालिटी है उसकी जांच करेगा, उसकी टेस्टिंग वगैरह करेगा, राइट, निगरानी रखेगा कि पानी की क्वालिटी कैसी है। और फ्रेमवर्क जो है गाइस ये सेंटर का फ्लैगशिप जल जीवन मिशन का पार्ट है, राइट, केंद्र के जल जीवन मिशन का पार्ट ये हमें देखने को मिल रहा है। 3.6 लाख करोड़, कुल 6 लाख करोड़ रुपए के बजट में 2% राशि गुणवत्ता निगरानी के लिए रखी गई है, राइट, यानी कि जल जीवन मिशन के अंदर 3.6 लाख करोड़ रुपीस का जो बजट है तो उसका 2% जो है वो क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। और गाइडलाइंस के अंदर यह बताया जा रहा है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में सेटअप किए जाएंगे NABL एक्रेडिटेड लैब्स, यानी कि NABL द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेटरीज जो है वो सेटअप की जाएंगी हर एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में। NABL यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो ये लैब जो है वो पानी की क्वालिटी को चेक करेंगी। तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट, हर एक ब्लॉक में ये लैब्स हम लोग को देखने को मिलेंगी अगले साल। और पंचायत लेवल पर, पंचायत स्तर पर गांव की पानी एवं स्वच्छता समितियों, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज, इनकी महिला टीमों के लिए फील्ड टेस्ट किट प्रदान की जाएगी। यानी कि इस कमिटी में जो महिलाओं की जो टीम है उनके लिए एक फील्ड टेस्टिंग किट उनको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वाटर की क्वालिटी की टेस्टिंग की जा सके। स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इंक्लूड कर रही है, बट सेंटर ने कहा है कि टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा ये इंश्योर करने के लिए कि पानी
कि यानी कि ये जो टेस्टिंग जो है वो कॉमन मैन तक पहुंच सके, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी टेस्टिंग करेंगे वाटर की, बट कैप लगाया जाएगा कि कितने कीमत में, कितने प्राइस में जो है वो वाटर टेस्टिंग की जाएगी, जैसे कि आम आदमी के लिए वो प्राइस पे करना जो है वो नॉर्मल वाली बात रहे। अपार्ट फ्रॉम वॉलेंट्री टेस्ट बाय मेंबर्स ऑफ पब्लिक, यानी कि पब्लिक जो है वो अपनी खुद की इच्छा से भी टेस्टिंग वगैरह करवा सकते हैं, और ऑफिशियल भी जो है वो रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि लोग बाग भी जो है वो अपने आसपास पानी की क्वालिटी क्या है, यानी कि वो जो पानी पी रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी भी टेस्टिंग वो करवा सकते हैं, राइट, वॉलंटरी बेसिस पर अपनी खुद की इच्छा पर। बट ऑफिशियल्स भी समय समय पर रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहेंगे कि किस एरिया पर वाटर क्वालिटी कैसी है, और सभी रिजल्ट टेस्टिंग के जो होंगे गाइस ये वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर शामिल किए जाएंगे, राइट, बेटर रिकॉर्ड्स के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए। और बेसिक वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो है वो कुछ गाइडलाइंस के आधार पर प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जैसे कि पीएच वैल्यू क्या है, सॉलिड्स कितना डिसॉल्व है पानी के अंदर, टर्बिडिटी क्या है, क्लोराइड कितना है, टोटल एल्कलाइन कितना है, एल्कलिनिटी उसकी कितनी है, हार्डनेस पानी की कितनी है, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ई कोली या फिर थर्मो टॉलरेंट कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो इन सब चीजों को जो है वो चेक किया जाएगा और उसके आधार पर वाटर क्वालिटी जो है वो तैयार की, मतलब यानी कि रिजल्ट उसका निकाला जाएगा वाटर की क्वालिटी का, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। गाइस अब बात करेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, नाम से समझ में आ जाना चाहिए, एयर क्वालिटी को मैनेज करने वाला ये कमीशन था। मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब इस कमीशन को हटा दिया गया है। नियरली 5 मंथ्स के बाद इसके सेटअप हुए, 5 महीने ही हुए थे, 5 महीने ही हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमीशन को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां से इस कमीशन को हटा दिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स हो गया है। बड़ी दुखद खबर है। जो कमीशन बनाया गया था कि एयर क्वालिटी को मैनेज करेगा, प्रदूषण को खत्म करेगा, उस कमीशन को ही निपटा डाला। तो सेंटर ने डिसॉल्व कर दिया इसको 5 महीने के बाद, ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है, राइट। और इससे पहले हम लोग को एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ईपीसीए देखने को मिला था, जिसको भी डिसॉल्व कर दिया गया था क्योंकि ये कमीशन लाना था। तो अब ईपीसीए को हटा के इस कमीशन को लाया गया और कमीशन को भी अब हटा दिया। पता नहीं क्या खेल चल रहा है। इतना बोलते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कमीशन लाते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। इसको लाने से पहले अच्छा खासा ईपीसीए था, उसको हटा दिया, बोला कि ये हटेगा उसके बाद इसको रास्ता मिलेगा कि ये बढ़िया काम करेंगे ये कमीशन, और ये भी इसको भी हटा दिया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये कब बनाया गया था? तो अक्टूबर 2020 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था। इसका फुल फॉर्म कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है ना, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए कमीशन लाया गया था। इस कमीशन के अंदर जो हेड थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो सेक्रेटरी की रैंक के ऑफिशियल थे, और चीफ सेक्रेटरी थे, यानी कि IAS ऑफिसर की रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि सेक्रेटरी की रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, तो वो हेड थे पर्टिकुलर, मतलब चेयरमैन थे इस कमीशन के। और ये कमीशन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तौर पर थी क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू थी, और ऑर्डिनेंस अब हट गया है। और परमानेंट बॉडी बोला गया था, इसमें 20 से ज्यादा मेंबर थे होंगे ऐसा कहा गया था, परमानेंट बॉडी बोल के इसको हटा दिया, रद्द कर दिया, पता नहीं क्या है। इसके अलावा कमीशन जो है गाइस, इसके पास इतनी पावर थी कि वो दूसरी बॉडीज जैसे हैं, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान की, तो इसको सुपरसीड कर सकती थी। मतलब कि इन बॉडीज ने, जैसे कि दिल्ली की पोल्यूशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, उसके द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उसके डिसीजन को खारिज करके ये अपना डिसीजन जो है वो बरकरार करवा सकती थी, यानी कि इतनी पावर थी, ओवर रूलिंग पावर आप कह सकते हो। और इसके पास पावर थी डायरेक्शन इशू करने की स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और जो भी मुद्दे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट डील कर रही हैं तो उनके यानी कि इस कमीशन के पास पावर थी कि उनको डायरेक्शन देने की, राइट। इसके क्षेत्र अधिकार की बात करें, ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, तो पूरे के पूरे NCR क्षेत्र और एरिया जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का है, तो पोल्यूशन के मैटर पर, यानी कि जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज आएगा उस पर पूरा का पूरा कंप्लीट क्षेत्र अधिकार इस कमीशन का बताया गया था। और CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ISRO के साथ मिलकर ये काम कर सकती है, राइट। तो ये वाली चीज भी इसके अंदर हमें देखने को मिली थी। और इस बॉडी के पास पीनल पावर भी थी, कुछ दांत भी इस बॉडी को दिए गए थे काटने के लिए, यानी कि पेनाल्टी इंपोज करने के लिए
पावर दी गई थी। ये अगर कोई भी इंडिविजुअल इस बॉडी के बताए गए डायरेक्शन, यानी कि इस कमीशन ने कोई फलाना डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन को अगर किसी बॉडी ने फॉलो नहीं किया तो ये उस बॉडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती थी। उस बॉडी को 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा भी सुनाने का इसके पास अधिकार था। तो पीनल पावर्स भी इसके पास हमें देखने को मिली थी, बट अफसोस की बात है हट गई है। ठीक है, तो ये था गाइस आप लोगों का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, लाइक का बटन हिट किए बगैर कोई नहीं जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, और रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करिए। रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक्स मैं आपके कवर कराता हूँ उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इसका प्रूफ भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो बोलो नए स्टूडेंट बोले कि अरे वाह कुछ तो भी, सभी ये बोलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रूफ है, आप देख लीजिएगा। और गाइज हाईली रिकमेंडेड जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2021 में अपीयर होने वाले, टेस्ट सीरीज आ चुकी है। टेस्ट सीरीज के से रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दी हुई है, उसमें पूरी चीज बताई हुई है। फिर से बता देता हूँ, 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट होंगे। टेस्ट का डिटेल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे टेस्ट को करने के लिए। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, मतलब रोज के टारगेट्स दिए जाएंगे, रोज ये फलाना फलाना चीज आपको पढ़नी है, और हफ्ते के एंड में दिन में 2 दिन टेस्ट होगा। अब क्वेश्चन अगर पूछोगे कि सर कितने क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट में, तो हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट हैं, और ये आप जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 25-50 क्वेश्चन वाले टेस्ट दे दिए, 100 क्वेश्चन वाले प्रॉपर टेस्ट, सिविल सर्विसेज के लेवल वाले, राइट। और इसकी फीस भी बहुत कम है, मात्र 1299 रुपए इसकी फीस है, 1299 रुपीज इसकी फीस है। आप तुरंत इनरोल कर सकते हैं, और सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है वो इनरोल जरूर कीजिएगा। और आपके लिए सीसेट कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिन भी स्टूडेंट का है बिल्कुल ज्वाइन करिए। ये जो सर सोशियोलॉजी वाले ऑप्शनल के पढ़ा रहे हैं, और इवन हिस्ट्री कोर्स और सीसेट कोर्स वाले जो एक्सपर्ट फैकल्टी में आप लोग के लिए लेकर आए, उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन करवाया हुआ है स्टूडेंट्स का, राइट, पर्सनली पढ़ा के। और सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले सर हैं, इन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल रैंक 5 2018 की श्रुति देशमुख मैडम जो है उनको पढ़ाया हुआ है, श्रुति देशमुख सॉरी, राइट, उनको पढ़ाया हुआ है, रैंक 5 2018 बैच। तो ये वाली बात है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स का पीडीएफ पैकेज अगर आपको लेना है तो उसकी फीस मात्र 100 रुपये पर मंथ की है। इसमें आपको डेली लेक्चर्स जो आप देखते हैं उसकी आपको पीडीएफ दे दी जाती है, आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज़ की फीस में। एक ऑफर भी है, इस ऑफर को आप ले सकते हैं। और मंथली प्रैक्टिस करने के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू चाहिए तो मंथली इसकी फीस मात्र 50 रुपये है, राइट। और कैसे इसको ज्वाइन करना है तो पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दी हुई है, या फिर आप 9713282838 ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।